सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आज हम उत्तराखंड एलटी और ईएमआरएस यानी एकलव्य विद्यालय की जो भर्ती होगी 16 को और 22 को, उससे संबंधित जो एनसीईआरटी में लगे हुए पाठ हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और साथ ही एलटी संस्कृत से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज होगी यह। इससे पूर्व हमने 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के करवाए थे, उसमें से 13 क्लासें हमें एनसीईआरटी के इस चैनल के माध्यम से करवाए थे और 9 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शिक्षण अभिरुचि के हमने इस चैनल के माध्यम से करवाए। इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को आप हिंदी साहित्य समागम सर्च करके आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन होंगे। आप पूरा वीडियो देखना, बहुत ही रचनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करके यह वीडियो बनाया गया है और बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। पूर्व के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूर्व के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस आधार पर आपका आकलन, आपका विश्लेषण, यह इस आधार पर पहुँचेंगे कि आगे की रणनीति हमें किस तरीके से बनानी होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना के रचनाकार हैं। ये रचना है भारतीय, यह कर देने यहाँ पर, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचना के रचनाकार? अनुपम मिश्र, सत्यजीत राय, कुमार गंधर्व, आनंद यादव। तो कौन है इसमें? तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं, यह रचना किसकी है? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, यह कुमार गंधर्व की है। ठीक है। और लता मंगेशकर के बारे में बितान वन में यह लगा हुआ है और संगीत की दुनिया की वजह से आवाज़ में जानते हैं, जिसे पहचानते हैं। लय यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत के सुरीले इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है। लता जी के जीवन काल के बारे में, किस प्रकार से संगीत में इनका प्रवेश हुआ, इनके सुरीले इतिहास के बारे में इसमें सिलसिलेवार ढंग से जो है वर्णन किया गया है। तो कुमार गंधर्व की यह रचना है। ठीक है। जब तक बात है आनंद यादव की, यह रचना पूछी गई थी आनंद यादव की और इनकी उपन्यास है जूझ। 2018 में यह एलटी में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में कि जूझ जो है किस विधा की रचना है, आत्मकथा, कविता, उपन्यास या कहानी? तो आत्मकथा, आत्मकहानी है उनकी जूझ। ठीक है। और सत्यजीत राय, इसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। साथ ही अनुपम मिश्र की काफ़ी प्रसिद्ध रचना राजस्थान की रजत बूंदे, जिससे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पूर्व में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। यह कहानी उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की है जिसमें झांकना भी भद्रता की तकाजे से बाहर है। उपरोक्त कथन किस रचना से लिया गया है? यह कहानी उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। ठीक है। तो यह कथन किस रचना का है? गायकों में बेजोड़ लता, आलो आंधारी, अपू के साथ 2.5 साल और भक्तिन। तो किससे लिया गया है यह? तो काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो यह किस रचना से है? तो यह जो रचना है आलो आंधारी से लिया गया है। ठीक है। पिछली बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तस्तुस नामक जो है एक पात्र था, उससे संबंधित क्वेश्चन बना था 2021 में। अपू के साथ 2.5 साल, यह देखो इसमें भी हमने पूर्व में चर्चा की थी। ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और यह सत्यजीत राय से संबंधित है। ठीक है। और ये संस्मरणात्मक है उनकी रचना। ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध है, संस्मरणात्मक है। पंथेर पांचाली जो फिल्म से संबंधित है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। आलो आंधारी की नायिका बेबी हालदार है, इस रचना के रचनाकार है। ठीक है। कुल मिला के आलो आंधारी की जो नायिका है बेबी हालदार, तो इस रचना के रचनाकार कौन है? आलो आंधारी रचना है, उसकी नायिका कौन है? बेबी हालदार है। इस रचना के रचनाकार कौन है?
अनुपम मिश्र, कुमार गंधर्व, अक, यहाँ अक्का लिखा है, अक महादेवी और बेबी हालदार। तो इसकी क्या होगा इसका सही? आलो आधारी रचना किसकी है? तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो यह रचना जो है बेबी हालदार की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आलो आधारी रचना में जो है नायिका और लेखक भी एक ही है। वो कौन है? बेबी हालदार है। ठीक है, यह जो है बंगला भाषा में है और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि आलो आधारी रचना का अनुवाद किसने किया था? तो इसका किसने किया था इसका रचने का? ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि अब काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और यह जो है प्रबोध कुमार ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। बांग्ला साहित्य में यह रचना थी, बांग्ला में जो है भाषा में लिखी गई थी। इसका अनुवाद किसने किया? प्रबोध कुमार ने किया। ठीक है, देखो बेबी की कथा, हलदार की कथा भी बड़ी ऐसी परिस्थितियों से उभर कर आती है। 13 साल जो है 13 साल में लेखिका का जो है 7वीं में पढ़ाई छूट जाती है और एक अधेड़ बुन ब्याह हो जाता है आदमी से। ठीक है, जो कि उसके उम्र के 10 से 14-15 साल उससे उम्र के बड़े थे। उस आदमी से इनका ब्याह हो जाता है, यानी शादी यानी विवाह हो जाता है। ठीक है, और इनकी 3 बच्चियों की माँ है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इनके जो पति थे इन पर बहुत ही जुल्म ढा रहे थे लगातार, और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर ये उनसे अलग हो गई। ठीक है, तो काफ़ी परिस्थिति ने अपना जीवन जिया इन्होंने। आप लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में इनकी शादी जो है पढ़ाई छूट गई थी, 7वीं पढ़ाई, और इतनी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी और 3 बच्चों की माँ थी। फिर भी इन्होंने जो है अपने बालक बच्चों का पालन पोषण किया। किस परिस्थिति में क्या होगा? और महत्वपूर्ण तथ्य दूसरा यह है कि इनके पिता सेना में थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और दुर्गापुर फरीदाबाद ये आई थी नौकरी करने के लिए। दुर्गापुर फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है, और वर्तमान में गुड़गांव जो है एक क्षेत्र, गुड़गांव है दिल्ली के आसपास। तो गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, तो इन्होंने इतनी बड़ी मार्मिक कहानी है इनके जीवन की। आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग रचना विदाई संभाषण किस अंग्रेजी शासन पर व्यंग किया? जिनकी रचना है बाल मुकुंद गुप्त की, और हिंदी साहित्य में तो बहुत बड़ा नाम है बाल मुकुंद गुप्त का। तो विदाई संभाषण है इनके, शिव शंभू के चिट्ठे से है यह। तो किस पर व्यंग किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मियो, लॉर्ड बेकन। तो किस पर व्यंग किया गया था? लॉर्ड कर्जन पे किया गया था। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यह भी, इनका व्यंग निबंधात्मक। स्पीति में 5वां क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत है। स्पीति में बारिश यह यात्रा वृत्तांत किसका है? राहुल शक्रित्यान, अवतार सिंह पास, कृष्णानाथ और नागार्जुन। कृष्णानाथ और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पीति में बारिश, तो यह किसका है? यह है कृष्णानाथ का है। ठीक है, राहुल शक्रित्यान जो है यात्रा वृत्तांत के जनक ही माने जाते हैं, 3 स्तंभों में माने जाते हैं, आज्ञे, नागार्जुन और राहुल शक्रित्यान। ठीक है, और राहुल शक्रित्यान का बहुत बड़ा योगदान है यात्रा वृत्तांत में। सिद्ध साहित्य संबंधित इन्होंने जो है ग्रंथों की रचना भी की। ठीक है, और देखो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत में तो आप यहाँ नहीं आंसर नहीं लगा सकते कि राहुल शक्रित्यान का है, तो आपको ध्यान से देना होगा। काफ़ी मतभेद इस क्वेश्चन में हुआ होगा। तो इनकी चीन जो है तिब्बत की यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर लगी हुई है, वो रचनाएं अलग हैं एनसीईआरटी की। तो आपने इस तरीके से देखना है कि कौन सी रचना किसकी है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपने नज़र दौड़ानी है। ठीक है, तो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध जैसे यात्रा वृत्तांत काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यात्रा वृत्तांत में बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया था, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे इनकी यात्रा वृत्तांत के तिब्बत की यात्रा, तिब्बत में 1.25 दिन, लंका, जापान, ईरान, चीन में क्या देखा, किन्नर देश, मेरा लद्दाख यात्रा। और इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण उल्लेख यहाँ भी किया था जब मैंने एनसीईआरटी की क्लास ली थी कि आत्मकथा इनकी मेरा जीवन यात्रा है। तो मेरी जीवन यात्रा का संबंध यात्रा वृत्तांत से नहीं है बल्कि आत्मकथा से संबंधित है। ठीक है, और यह 6 भागों में है। लासा की ओर इनकी एक रचना है जैसे एनसीईआरटी में लगी है लासा की ओर, तो यह तिब्बत यात्रा से संबंधित है लासा की ओर।
और इनके कई बार जो है कई बार इनकी जो है इसके साथ ही इनकी और रचनाएं भी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कहानियाँ काफ़ी पूछी जाती है इनकी, सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, कैनाल की कथा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी। आगे हम देखते हैं छठा नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक विनाश के कारण आदिवासी समाज संकट में है या उल्लेख किस रचना में किया गया है। आदिवासी जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, आदिवासी संकट उसमें संकट में है। सबसे खतरनाक, आओ मिलकर बचाए, अतीत के दबे पांव, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो यह किससे लिया गया है। तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो यह जो है आओ मिलकर बचाए कविता है यह, ठीक है, इससे यह लिया गया है। और देखो आदि इसमें जो है सांतली जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। और पूर्व में मैंने चर्चा की थी सांतली जनजाति के बारे में, किसमें भी चर्चा की गई थी। जैसे हमने देखा कि पहले आंचलिक उपन्यास जब हम मानते हैं तो क्रम में हम मैला आंचल रेणु को नहीं मानेंगे। आपको याद रखने के क्रम में हम किसको मानेंगे, रतिनाथ की चाची 1948 की रचना जो है उपन्यास है किसका, नागार्जुन का, ठीक है। तो वैसे और विस्तार से हम किसको मानेंगे, मैला आंचल को मानेंगे। तो मैला आंचल में भी सांताली जनजाति का उल्लेख किया गया, इसमें भी सांताली जनजाति का उल्लेख किया गया है। और आपको मालूम होगा कि वर्तमान में जो हमारा देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वो भी सांताली जनजाति से आती है, ठीक है, जो भी जनजाति समाज या आदिवासी जनजाति समाज से आती है। तो आप कई प्रकार से क्वेश्चन को गोल मोल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे को मिलाकर देख सकते हैं, यही एक रचनात्मक ज्ञान होता है। सातवां क्वेश्चन है, गलता लोहा के पात्र पंडित जिसने धनराम लोहार के आफर में कार्य किया। गलता लोहा का पिछले बार पूछा गया था किस किस से संबंधित था। तो इसमें पात्र है, एक पंडित जी हैं पात्र जिन्होंने धनराम लोहार के आफर में कार्य किया। वो कौन थे, किस नाम के पंडित थे वो, पंडित मोहन, पंडित बंशीधर और मोहन या गोपाल सिंह। तो क्या नाम था उनका, जिन्होंने पंडित जी वो कौन थे जिन्होंने धनराम लोहार के आफर में कार्य किया था। तो आपको मालूम होगा मोहन थे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये पात्र के कौन से थे। पिछली बार पूछा गया था कि गलता लोहा किससे संबंधित है, जो जातिवाद से संबंध है। तो काफ़ी प्रसिद्ध यह रचना थी। और पिछले बार इससे जो है डायरेक्ट ही क्वेश्चन बना था गलता लोहा से, ठीक है। तो बन सकता है, इस बार भी बन सकता है। तो हमें इस प्रकार से देखना है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बंशीधर एक नमक का दरोगा में भी है, आपको ध्यान रखना है। 8वां नंबर का प्रश्न है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ। यह पंक्तियाँ किस कवि की है, ना राम नरेश त्रिपाठी, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार। तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो यह भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो तू। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ आ सकती हैं। पिछली बार की भी दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ पूछी गई थी, ठीक है। चिरागा हर एक घर के लिए ऐसा पूछा गया था। तो आप अंदर से देखोगे तो बहुत कुछ मैटर आपको मिलेगा, बस नज़र दौड़ाने वाली बात है। ये पंक्तियाँ हैं, जब हम पंक्तियों को पढ़ के तो उसमें हमें आनंद आता है, लेकिन अंदर हमें टटोलना पड़ेगा, ठीक है। अंदर से पूछेगा एनसीईआरटी में, इतना ध्यान रख लेना। हलवा बना के नहीं देगा कि आप हलवा परोसते जाओ, कुछ तो हार देगा ही देगा। हलवा नहीं मिलेगा मित्रों, मेहनत तो करनी होगी अल्टी के लिए। 9 नंबर का प्रश्न है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नरेश में भवानी प्रसाद मिश्र की भी काफ़ी रचनाएं हैं, जिसको भी देखना होगा आपने। आगे हम देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, किस तरह आखिर में हिंदी में आया, यह किस कवि की कविता है। रेणु, हरिशंकर परसाई, माथुर, शमशेर। किस तरह आखिर में हिंदी में आया, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो यह किसकी है, तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो यह शमशेर का है, बहादुर शमशेर का है, शमशेर, ठीक है। तो यह शमशेर बहादुर की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचनाएं लगी हुई है, ठीक है।
इसकी इनकी एक रचना लगी हुई है भवानी प्रसाद मिश्र की, धरती की याद में, जो जेल प्रवास के दौरान उन्होंने विस्थापन की पीड़ा का दर्द उसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, और महत्वपूर्ण यह है कि कविता का गांधी इन्हें कहा जाता है। 10वां नंबर का प्रश्न है, शिव पूजन सहाय की रचना है। तो शिव पूजन सहाय की रचना कौन सी है? जॉर्ज पंचम की नाक, माता का आंचल, कैदी और कोकिला, साना साना हाथ जोड़ी। ये साना साना कर देना, इसमें आ की मात्रा लगा लेना दोनों में। तो शिव पूजन सहाय की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है, और यह रचना कौन सी है? मैला आंचल, माँ का आंचल है ये। ठीक है, और इनकी जो पहली वो मानी जाती है, रचना मानी जाती है शिव पूजन सहाय की, माता का आंचल। तो माता के आंचल आपने देखा होगा कि देहाती दुनिया जो है इनका उपन्यास है, तो देहाती दुनिया से ही लिया गया है, 1926 की रचना है, और आंचलिक गोपाल राय इसको पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आ सकता है कि देहाती दुनिया जो है माता का आंचल किस में संग्रहित है? तो देहाती दुनिया उपन्यास में। ठीक है, 1926 की रचना है, और पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय इसको पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं। इसके पूर्व मैंने कहा था कि आंचलिक उपन्यास जो है 1954 की महिला आंचलिक को माना जाता है रेणु की। अगर क्रम में आएगा तो क्रम में नागार्जुन का पूछा जाएगा, रतिनाथ की चाची। ठीक है, तो 3 तरीके से यह क्वेश्चन हमारा बन चुका है। और महिला आंचल तो काफ़ी प्रसिद्ध है। आंचलिक, आंचलिक क्या होता है? किसी एक विशेष क्षेत्र को लेकर, एक इलाके को लेकर, वहाँ की घटनाओं को लेकर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शिवपालगंज की कथा, ठीक है, मेरीगंज की कथा, गोंगली की कथा, बेलारी, सेमरी। ठीक है, तो एक ही विशेष स्थान को लेकर लिखा जाता है। देखो, शिव पूजन सहायक को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है, और इनके कुछ पत्र हैं, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, मतवाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि जहां आपका रचनात्मक ज्ञान बन सके। अभी जाट पंचम की नाक एक जो आपके उसमें लगा हुआ है 10th के उसमें सिलेबस में, तो यह किसका? कमलेश्वर का काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो माता का आंचल था। साना साना हाथ जोड़ी पिछले बार यह आया था 2018 में, और आप लोगों को मालूम होगा कि साना साना हाथ जोड़ी जो रचना है, यह पिछली बार पूछा गया था। किस में पूछा गया था? LT में पूछा गया था। ठीक है, और यह किसका था? यह यात्रा वृत्तांत था, और यह मधु कांकरिया का था, यह 10वीं में लगा हुआ है। ठीक है, और रसखान की एक इस बार पूछा गया था कि उनके समय के बारे में, रसखान के बारे में पूछा गया था, तो यह भी 10वीं में लगा हुआ है। तो ध्यान यह देना है कि आपने 10वीं 9वीं 10वीं के NCERT को भी देखना पड़ेगा आपको। बस आपका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हो सके 2024 में 9वीं 10वीं से बने ना बने क्वेश्चन, उसकी कोई गारंटी है तो नहीं, लेकिन पिछले बार इससे क्वेश्चन बना हुआ था कुल मिला के। 11 नंबर का प्रश्न है, खुद नहीं सा आदमी का ख्वाब सही, खुद नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीना नज़ारा तो है नज़र के लिए। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। खुद नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? दुष्यंत कुमार, अवतार सिंह पास, और निर्मला, पुतुल और भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसकी है? तो यह किसकी रचना है? यह पंक्तियाँ किसकी है? काफ़ी प्रसिद्ध है, यह दुष्यंत कुमार की है। और दुष्यंत कुमार 2021 में पूछा गया था, यह NCERT में लगा हुआ है। जो गज़ल लगी हुई है ना, गज़ल लगी हुई है साए में धूप, आपके सिलेबस में 12वीं 11वीं में। तो इससे पिछले बार क्वेश्चन बना था 21 में, हर एक घर के लिए चिरागा। तो उसी से मैंने इस पंक्ति को लिया है। आगे हम देखते हैं, कविता का विषय मनोरंजन एवं उद्देश्यजनक होना चाहिए। तो कविता का विषय क्या होना चाहिए? मनोरंजन और उद्देश्य परक। कविता का विषय मनोरंजन एवं उद्देश्यजनक होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? काफ़ी प्रसिद्ध है, साहित्य से संबंधित। तो यह आंसर क्या होगा? बी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। इसी से संबंधित मिलता जुलता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है
जैसे निश्चित तौर पर 50% लोगों को इस पंक्तियों को देखकर भी हुआ होगा। क्योंकि मैत्री शरण गुप्त की भी ऐसी पंक्तियाँ कैसी हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का मर्म होना चाहिए, इसमें मर्म भी होना चाहिए, ठीक है। या किसकी है, मैत्री शरण गुप्त की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की और रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य को ज्ञान राशियों का संचित कोष माना है उन्होंने, ठीक है। वहीं हम देखें तो साधारणीकरण कवि की अनुभूतियों को कहा, किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। साधारणीकरण, और साधारणीकरण में जो है कार्य किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने भी बेहतर कार्य किया। तो ध्यान रखने वाली बात है, रचनात्मकता यही है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को मिलाकर देखना जरूरी है। और जब आप इस प्रकार की रचनाएं देखते हैं, मिलते जुलते वाक्य, शब्द, रचनाएं, कथन, तो पेपर में इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, जो हमें आते हैं वहीं से हमारे नंबर कटते हैं। तो आप एक क्वेश्चन को दूसरे से मिलाकर देखोगे तो निश्चित तौर पर आपका रचनात्मक ज्ञान होगा और आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे साधारणीकरण की मैंने बात किया, नगेंद्र के वाक्य है, अनुभूतियों का होता है, लेकिन साधारणीकरण के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने भी बेहतर कार्य किया है, ठीक है। उनके निबंध जो है चिंतामणि, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। कविता क्या है उसमें लगी हुई है, उसमें नेट में। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, किसका है, हजारी जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। और सुंदर सामंजस्य का ही नाम है, या किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। काव्य आत्मा की संकल्प आत्मा अनुभूतियां, यह भी जयशंकर प्रसाद ने कहा। अलंकार साधन है और साधन नहीं, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। और काव्य का प्रयोजन लोक मंगल है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसे के पिछले बार आपने दिया था KVS का, ठीक है। निश्चित तौर पर 16 तारीख को एग्जाम है, प्रवक्ता LT लेक्चरर का, PGT EMRS का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यह NCERT के पार्ट उसमें भी लगे हुए हैं। अब देखते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तब अन्यार यत कल्प में विभक्ति होगी, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, चतुर्थी, तृतीय, षष्ठी। तो यह विभक्ति होगी, क्या विभक्ति होगी, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं संस्कृत के, तो आप अपना आकलन कीजिएगा इससे। तो 13वां नंबर का आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 13वां नंबर का सही आंसर होगा D, यानी षष्ठी विभक्ति होगा, तब अन्यार यत में, ठीक है। ये हलंत लगा देना, तब में भी, अन्यार में भी, यत में भी। मैंने पीछे से कोमा लगाया है तो आप इसमें हलंत लगेगा सही में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 14 नंबर का, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। शिशुपाल वध में इसमें स्वर्ग लिखा, सर्ग हैं 18, 22, 15, 16। तो कितने हैं इसमें, 22 सर्ग हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, इसमें 22 सर्ग हैं। आगे हम देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। पितृ शब्द के पंचम विभक्ति एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का या पिता शब्द का, पितृ का, पिता यानी संस्कृत में पितृ शब्द का पंचम विभक्ति एक वचन का रूप होगा, क्या होगा, पितुः, पितरो, पितराभ्यम, पितराभि। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। तो इसका क्या होगा, चतुर्थी पंचम विभक्ति एक वचन का बात इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पितुहा होगा, ठीक है, ए होगा इसका। इसका कैसा चलेगा, पितु, पिताभ्याम, पिताभ्य, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा पंचम विभक्ति में। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, यहां भी पूछा गया क्वेश्चन है। सह संयुक्त प्रधाने में विभक्ति होगी, सह संयुक्त प्रधाने में विभक्ति होगी, प्रथमा, चतुर्थी, तृतीय, द्वितीय। तो इसका क्या होगा 16 का, तो सह संयुक्त प्रधाने में जो विभक्ति होगी यह तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, यानी सी होगा इसका। महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर का। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। जो पा धातु है तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, पिबंती, पिबत, पिबतः, पिबाम, पिबामा। तो क्या होगा इसका 17 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, डी होगा, पिबामह।
थोड़ा कठिन आपको इस तरह लग रहा होगा संस्कृत का, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, शरद धन इंदु बराबर में संधि होगी। तो शरद धन इंदु की संधि क्या होगी? शरदिंदु, भारतेंदु, शरतिंदु, शरतेंदु। तो क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही कंफ्यूजन जरूर आपको बनेगा इसमें। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ए, यानी शरदिंदु। शरतेंदु नहीं होगा। अब जैसे भारत धन इंदु, तो भारत में क्या होता है? भारत धन इंदु में होता है भारतेंदु, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें हलंत है। तो शरदिंदु होगा, यानी ए होगा इसका है। आगे 19 नंबर का प्रश्न है, गोधूम चणकम। गोधूम चणकम में समाज होगा, समास होगा, इसमें समास है। इतर इतरे, इतरे इतर होगा द्वंद्व इसमें। द्विगु समाज, इतरे इतर समाज, द्विगु समाज, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। देखो द्वंद्व समाज के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ये पूछा जा सकता है, पिछले बार पूछा गया था एलटी में कि उपमा या किसके कितने भेद हैं। ठीक है, ये अलंकार में पूछा गया, तो समाज में भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी समाहार द्वंद्व होगा। ठीक है। 20वां नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह स्नान, इसमें न लगा देना बिंदु पर से। वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। इस सब में हलंत और ऊपर आप बिंदु लगा सकते हैं। सा स्नाने, सा स्नाना कृत्वा गच्छति। ए बी का होगा सा स्नानः कृत्वा गच्छसि, सा स्नानः कृत्वा गमिष्यति, सा स्नाना कृत्वा गच्छाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गच्छित होगा या गच्छसि होगा या गच्छामि होगा या गच्छावा होगा। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा सा स्नानः कृत्वा गच्छति। ठीक है, तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन संस्कृत के और उसके थे। देखो एक महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, मैंने इसलिए इसमें ऐड किया हुआ है कि हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। पिछले बार आपने केवीएस का दिया होगा, उसमें एनसीईआरटी के लगे थे, इसमें भी एनसीईआरटी का लगा हुआ है। देखो दद्दूदयाल, रैदास, नानक, जयसी इसमें लगा हुआ, केशवदास, सूरदास इसमें लगा हुआ है, तुलसीदास इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और यही जो है एनसीईआरटी में लगे हुए हैं। देवानंद, घनानंद, मतीराम, सेनापति, भूषण, चिंतामणि यह लगे हुए हैं। ये जो है EMRS का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस मैं ये तुलना करना चाहता हूँ कि केवीएस और एनसीईआरटी में कितना मिलता जुलता है। बाल मुकुंद गुप्त इसमें है, प्रताप नारायण श्रीधर इसमें है। ठीक है, उसमें एक बार छायावाद के चारों स्तंभकार इसी में है जो एनसीईआरटी में लगे हुए हैं। प्रसाद पंत, निराला, सुमितनंदन पंत, ठीक है, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन अग्रवाल इसमें है, नेमीचंद इसमें है, भारत भूषण, गिरिराज कुमार, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ इसमें है। ठीक है, तो ये रचनाकार इसमें भी हैं। जैसे अगले पेज में हम देखते हैं, जैसे इसमें शेखर जोशी है, ममता कालिया है, निर्मल वर्मा है, धर्मवीर भारती, कृष्णा सोपती, रेणु इसमें है, प्रेमचंद भारतेंद्र इसमें है। ठीक है, तो ये गद्य पद्य के काफ़ी मिलता जुलता जो सिलेबस है आपके एनसीईआरटी से लगा हुआ सिलेबस है। मेरे दिखाने का तात्पर्य यही है था कि आपके दिमाग में एक मैप, इस हमेशा तैयारी इस प्रकार से कीजिएगा कि वो किसी न किसी रूप में आपका कार्य आ सके। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। ज़्यादा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।